हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। सामाजिक विज्ञान के 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2021 में 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। अगर इस 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग देख लेते हैं, अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, तो बोर्ड एग्जाम 2021 में यकीन मानिए एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। जो भी प्रश्न 2021 में पूछा जाएगा वो इसी 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से रहेगा। काफी तगड़ा तगड़ा यहाँ पे 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का गेस किया हुआ है, तो इस 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग जरूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में मात्र 50 यहाँ पे गेस प्रश्न हम आपको करवाएंगे और बाकी यहाँ पे 9 पार्ट में आएगा। और यहाँ पे देखिए गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का क्लास कब चलता है, तो डेली रात 8 बजे चलता है। तो आप लोग 8 बजे लाइव जुड़िए और अपना यहाँ पे क्लास जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और पहला प्रश्न देखने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था। ए ऑप्शन है गुटेनबर्ग ने, बी ऑप्शन है मार्को पोलो ने, सी ऑप्शन है लेनिन ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है कागज से, बी ऑप्शन है कपास से, सी ऑप्शन है चीनी से, डी ऑप्शन है दूध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि उजला सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 7 मार्च को, बी ऑप्शन है 8 मार्च को, सी ऑप्शन है 5 मार्च को, डी ऑप्शन है 6 मार्च को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम आपको सामाजिक विज्ञान का 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो डेली आप लोग 8 बजे रात में हमसे जुड़िए और अपना गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का क्लास आप लोग जरूर कीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में अब कितने राज्य हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में अब कितने राज्य हैं। ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 29, डी ऑप्शन है 27। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अब कितने राज्य हैं, तो भारत में अब 28 राज्य हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इससे पहले कितने राज्य थे, तो इससे पहले 29 राज्य थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। लेकिन वर्तमान में अभी कितना यहाँ पे राज्य है, तो 28 राज्य है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन से राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन से राज्य में लौह का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है गोवा में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है झारखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन से राज्य में लौह का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो कर्नाटक में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाएंगे उसे रट जाना है, घोल के पी जाना है, क्योंकि ये जो 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। ए ऑप्शन है केसरी, बी ऑप्शन है हरिजन, सी ऑप्शन है बंगाली, डी ऑप्शन है हिंदुस्तान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और महात्मा गांधी का जन्म स्थल कहाँ है, तो गुजरात में है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। ए ऑप्शन है टाका,
बी ऑप्शन है रुपया, सी ऑप्शन है डॉलर, डी ऑप्शन है पौंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपाल की मुद्रा क्या है, तो नेपाल की मुद्रा रुपया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत की मुद्रा क्या है, तो रुपया ही है, इसे आपको याद रखना है। और श्रीलंका का भी क्या होता है, रुपया ही होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। पाकिस्तान का भी मुद्रा रुपया ही होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। लेकिन बांग्लादेश का क्या होता है, टाका होता है, जो बांग्लादेश का मुद्रा होता है वो टाका होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। एक प्रश्न ये तो जरूर रहेगा कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसे आपको यहां पे याद रखना है तीनों क्षेत्रों को। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसमें से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा, 100% रहेगा, ये हमारा गारंटी है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तीनों क्षेत्र में से एक कोई प्रश्न यहां पे रहेगा। तो इसमें प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि किसको द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र को यहां पे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। और किसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को यहां पे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इन तीनों को आपको रट के पी जाना है, क्योंकि एक नंबर ये दिलाएगा आपको, एक प्रश्न इसमें से आएगा ही आएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है गैरीबाल्डी, बी ऑप्शन है फान बोई चाउ, सी ऑप्शन है हिटलर, डी ऑप्शन है मेजनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, तो फान बोई चाउ है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, बी ऑप्शन है झेलम नदी पर, सी ऑप्शन है सतलज नदी पर, डी ऑप्शन है गंगा नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये सतलज नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गांधी सेतु पुल किस नदी पर है, तो ये गंगा नदी पर है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। ए ऑप्शन है मुंगेर में, बी ऑप्शन है खगड़िया में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है भागलपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, तो उनका जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, तो पटना में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत एक राष्ट्र है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत एक कैसा राष्ट्र है। ए ऑप्शन है विकसित, बी ऑप्शन है विकासशील, सी ऑप्शन है पिछड़ा, डी ऑप्शन है अत्यंत पिछड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक राष्ट्र है, तो जो भारत है अपना ये कैसा राष्ट्र है, तो ये विकासशील राष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विकसित राष्ट्र कौन है, तो अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, रूस हो गया, ये क्या है विकसित है, तो इसे आपको साथ में याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा इसको रट जाइएगा। और इस सीरीज में हम 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और जो भी बच्चा इस 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेता है, अच्छी तरीके से याद कर लेता है, तो यकीन मानिए एक भी प्रश्न यहाँ पे बोर्ड एग्जाम 2021 में उससे नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है हरियाणा से, सी ऑप्शन है राजस्थान से, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो ये राजस्थान से हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है ब्रिटेन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर।
15 नंबर प्रश्न है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। ए ऑप्शन है फिरोज शाह, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है यहाँ पे तिलक ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। ए ऑप्शन है तालाब, बी ऑप्शन है नदी, सी ऑप्शन है समुद्र, डी ऑप्शन है पेड़। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है, तो नर्मदा एक नदी का नाम है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नर्मदा क्या है, तो ये नदी है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है, तो मेधा पाटेकर जुड़ी हुई है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक को, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले को, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय को, डी ऑप्शन है बनर्जी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 20 वर्ष, सी ऑप्शन है 12 वर्ष, डी ऑप्शन है 25 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1885 में, बी ऑप्शन है 1890 में, सी ऑप्शन है 1895 में, डी ऑप्शन है 1900 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है। ए ऑप्शन है द्वीपों पर भूकंप आना, बी ऑप्शन है समुद्र में भूकंप आना, सी ऑप्शन है स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप जब आता है तभी सुनामी आता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो ये जापानी भाषा का शब्द है, क्योंकि जापान में भूकंप और सुनामी सबसे अधिक आता है। तो ये जो सुनामी शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तुर्की को, बी ऑप्शन है इटली को, सी ऑप्शन है ब्रिटेन को, डी ऑप्शन है फ्रांस को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज यहाँ पे तुर्की को कहा जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी प्रश्नों को यहाँ पे रट जाइएगा। याद अगर नहीं होगा तो उसे आप लोग रट जाइएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, घोर के पी लीजिएगा, क्योंकि ये जो 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस सीरीज में 500 हम गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे, और जो बच्चा इस 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को घोल कर पी जाएगा वो बोर्ड एग्जाम 2021 में सामाजिक विज्ञान में उसे एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है जापान में, डी ऑप्शन है रोम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो कागज का आविष्कार जो हुआ था वो चीन में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। काफी
महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन है? ए ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है बाजरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल क्या है, तो चावल है, इसे आपको याद रखना है। और चावल भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि कौन एक प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। ए ऑप्शन है चेक, बी ऑप्शन है बैंक ड्राफ्ट, सी ऑप्शन है एटीएम कार्ड, डी ऑप्शन है मिश्रित मुद्रा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण इसमें से क्या है। तो प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण एटीएम कार्ड है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रश्न पूछता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, तो इसे आपको यहां पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ए ऑप्शन है सूती मार्ग, बी ऑप्शन है रेशम मार्ग, सी ऑप्शन है उत्तरी मार्ग, डी ऑप्शन है मध्य मार्ग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो ये रेशम मार्ग के द्वारा होता था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है चीनी मिल के लिए, बी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए अखबारी कागज के लिए, सी ऑप्शन है सीमेंट के लिए, डी ऑप्शन है सूती कपड़ा के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि चावल है। यहाँ पे आपको बताना है कि चावल क्या है। ए ऑप्शन है खरीफ फसल, बी ऑप्शन है रबी फसल, सी ऑप्शन है जायद फसल, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चावल कैसा फसल है, तो जो चावल है ये खरीफ फसल है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गेहूं होता है वो रबी फसल होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। ए ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, बी ऑप्शन है काली मिट्टी, सी ऑप्शन है बलुई मिट्टी, डी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जो जलोढ़ मिट्टी होता है, जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होता है जलोढ़ मिट्टी, यही पाया जाता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में, यानी सबसे अधिक क्षेत्रों में यही मिट्टी पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। तो इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था है। ए ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है राज्यसभा में, सी ऑप्शन है विधानसभा में, डी ऑप्शन है पंचायती राज में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज्य में आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं महिलाओं के लिए। और कितना प्रतिशत आरक्षण है, तो 50% आरक्षण है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो गांधी जी थे वो साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। ए ऑप्शन है 1895, बी ऑप्शन है 1900, सी ऑप्शन है 1915, डी ऑप्शन है 1916। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, तो ये किए थे 1916 में, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु केंद्र कहां स्थापित किया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु केंद्र कहां स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है तारापुर में, डी ऑप्शन है नौरोरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहला परमाणु केंद्र कहां स्थापित किया गया था, तो ये तारापुर में किया गया था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और तारापुर कहां है, तो महाराष्ट्र में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर।
32 नंबर प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो इसमें से आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न की गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद ने, बी ऑप्शन है लाला हरदयाल ने, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था। तो लाला हरदयाल ने किया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आज के इस वीडियो में 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाएंगे और ये जो गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। तो इस 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको घोल के पी जाना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है हिटलर ने, सी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, डी ऑप्शन है विलियम प्रथम ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। ए ऑप्शन है 21, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 19, डी ऑप्शन है 18। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 17 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, सी ऑप्शन है 19 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहानुक कहां के शासक थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहानुक कहां के शासक थे। ए ऑप्शन है वियतनाम के, बी ऑप्शन है लाओस के, सी ऑप्शन है थाईलैंड के, डी ऑप्शन है कंबोडिया के। तो यहां पे आपको बताना है कि नरोत्तम सिंहानुक कहां के शासक थे। तो ये कंबोडिया के शासक थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न बार बार ये पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहां है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है। ए ऑप्शन है धर्म पर, बी ऑप्शन है जाति पर, सी ऑप्शन है क्षेत्र पर, डी ऑप्शन है भाईचारे पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है। तो ये धर्म पर आधारित होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, डी ऑप्शन है राज्यपाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न की सामान खरीदते समय हमें जांच करनी चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब हम सामान खरीदते हैं तो उस समय हम किसकी जांच करें, ये आपको पता होना चाहिए कि किसकी जांच करनी चाहिए। ए ऑप्शन है मूल्य की, बी ऑप्शन है वजन एवं मात्रा की, सी ऑप्शन है स्टार की कि इसके कितने स्टार मिले हैं, डी ऑप्शन है सभी की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सामान खरीदते समय हमें जांच करनी चाहिए। तो किसकी जांच करनी चाहिए, मूल्य की जांच करनी चाहिए, वजन एवं मात्रा की जांच करनी चाहिए, और उसकी रेटिंग जो होता है स्टार होता है इसकी जांच करनी चाहिए, यानी सभी की जांच करना चाहिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि
लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1921 में, बी ऑप्शन है 1922 में, सी ऑप्शन है 1923 में, डी ऑप्शन है 1924 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो जो लेनिन था इसकी मृत्यु 1924 में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। ए ऑप्शन है आयरलैंड में, बी ऑप्शन है इंग्लैंड में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है जर्मनी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। तो जो आलू अकाल था ये आयरलैंड में पड़ा था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। पूरे 50 के 50 प्रश्नों को आप लोग रट जाइएगा, घोल के पी जाइएगा। और इस सीरीज में हम आपको 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे। तो ये पार्ट 1 है और इसका 9 पार्ट और आएगा, तो वो भी आप लोग देखना ना भूलिएगा। और गेस क्वेश्चन का क्लास कब चलता है? तो 8 बजे रात में चलता है। तो आप लोग टाइम नोट कर लीजिए, इस समय हमसे जरूर जुड़िएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में कुल कितनी केंद्र शासित प्रदेश है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में कुल कितना केंद्र शासित प्रदेश है। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 8। तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में अब कुल यहाँ पे 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनेवा समझौता कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1954 में, बी ऑप्शन है 1956 में, सी ऑप्शन है 1960 में, डी ऑप्शन है 1946 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनेवा समझौता कब हुआ था। तो जो जनेवा समझौता है वो 1954 ईस्वी को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। ए ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 45 नंबर की गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहां के शासक थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहां के शासक थे। ए ऑप्शन है मैसूर के, बी ऑप्शन है शिमला के, सी ऑप्शन है कश्मीर के, डी ऑप्शन है बिहार के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहां के शासक थे। तो जो टीपू सुल्तान थे वो मैसूर के शासक थे, सुल्तान थे, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन है हिंदी का, बी ऑप्शन है अंग्रेजी का, सी ऑप्शन है जापानी का, डी ऑप्शन है अरबी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो जो सुनामी है ये जापानी भाषा का शब्द है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ ने, डी ऑप्शन है एनी बेसेंट ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें से कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। ए ऑप्शन है धर्म, बी ऑप्शन है भाषा, सी ऑप्शन है मानवता, डी ऑप्शन है यहाँ पे जाति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सामाजिक विभाजन का आधार इसमें से कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मानवता क्या है, सामाजिक विभाजन का ये आधार नहीं है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न की योजना आयोग का नया नाम क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है। ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग, सी ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो नीति आयोग है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप इस वीडियो में 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप देख लिए हैं और ये जो गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो भी प्रश्न आएगा वो जब हम आपको यहाँ पे
500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा देंगे और जो भी प्रश्न आएगा वो इसी 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न से आएगा। तो इस 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको रट जाना है, बिल्कुल काफी अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे। और आज के इस वीडियो में, ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं। इसका अगला पार्ट आएगा, यानी इसका कितना पार्ट आएगा, तो 9 पार्ट और आएगा, तो उसे भी आप लोग देखना मत भूलिएगा। और गेस क्लास कब होता है, तो 8 बजे रात में होता है, तो आप लोग 8 बजे रात में हमसे जरूर जुड़िएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। 1 मई को, बी ऑप्शन है 5 मई को, सी ऑप्शन है 10 मई को, डी ऑप्शन यहाँ पे 15 मई को। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कॉमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न हम आपको करवाए हैं ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।